नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की सक्रिय मौजूदगी इस बैठक को मजबूती दे रही है। अब 26 दल इसमें शामिल हो गए हैं। अध्यादेश पर मनमुटाव के बाद आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है। हालांकि एनसीपी की तरफ से आज सुप्रिया सूले शामिल हो रही हैं। शरद पवार कल ही पहुंचेंगे। उनकी आज मुंबई में अजीत पवार से मुलाकात हुई, लेकिन खास यह कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में 15 से बढ़कर दलों का आंकड़ा अब 26 तक पहुंच गया है। पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते विपक्षी एकता की बैठक में 15 की जगह 26 दल जुटाए। बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं, जिनके नेतृत्व में 2004 में यूपीए ने अटल आडवाणी की अजय लखती जोड़ी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात दी थी। बैठक से ऐन पहले दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान कर कांग्रेस ने माहौल को कुछ और सकारात्मक बना दिया। बैठक के बाद का डिनर आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से रहा, लेकिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की मौजूदगी ने इसे उनकी मेजबानी में हुई दावत में बदल दिया। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, टिकट बंटवारे और साझा प्रचार की रणनीति पर बातचीत से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग को एक अहम मुद्दा बनाया जाएगा। They want to silence the opposition voice. वो विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। ये ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों को ऑपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को परेशान करना चाहते हैं। The democratically elected government by misusing these agencies. 2 दिन चलने वाली इस बैठक में शरद पवार मंगलवार को शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी भी एनडीए के कुनबे को जुटाकर अपनी बैठक करने में लगी है। वो अपने साथ 30 दलों की मौजूदगी का दावा कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक ये भी विपक्षी एकता का दबाव है, जिसने एनडीए के प्रेत को जिंदा कर दिया है। एक एनडीए भी अपनी मीटिंग कर रहा है। अच्छी बात है, उनको डर लगा, ये डर हमें अच्छा लग रहा है। या आप मानते हैं कि अपोजिशन मीटिंग का सक्सेस है एनडीए मीटिंग को कॉल करना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बीजेपी हमेशा की तरह इस बैठक पर तंज कस रही है। अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार से उनको जेल का दरवाजा दिख रहा है और ऐसे में वो भ्रष्टाचारियों का सहयोग मांग रहे हैं। हमें और दिल्ली वालों को बड़ी खुशी है कि जो कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ता था, आज वो करप्शन बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन इसमें शक नहीं है कि इस तैयारी से 2024 की लड़ाई कुछ दिलचस्प और नुकीली हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो अभी तक अकेले सबको हराने की बात करती थी और क्षेत्रीय दलों को परिवारवाद का जनक कहती थी, वो अपना कुनबा उन्हीं दलों के साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन बेंगलुरु की इस बैठक में सबसे अहम बात है सोनिया गांधी का शामिल होना, जिससे कि यह तय हो गया है कि कोई भी विपक्ष का मोर्चा जिसमें कांग्रेस होगी वो उसका नेतृत्व भी करना चाहेगी। बेंगलुरु में निहाल किदवई और अपने कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर बीजेपी की एनडीए की बैठक के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। 18 जुलाई यानी कल दिल्ली में अशोका होटल में एनडीए की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक से पहले कल ओबीसी नेता ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इस बैठक में न्योता है। आज शाम उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चिराग पासवान ने कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कल की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि गुड गवर्नेंस के चलते लोगों का रुझान एनडीए की ओर बढ़ा है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए।
अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर दिल्ली सरकार एलजी आमने सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि वो इस मामले को संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। दिल्ली में आई बाढ़ के बाद दिल्ली के हालात के लिए एलजी और आप सरकार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। इसके अलावा अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मुद्दों को लेकर मामला बार बार कोर्ट में पहुंचता रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि सीएम और एलजी दोनों अपना झगड़ा छोड़ें, राजनीति से ऊपर उठें। संवैधानिक पदाधिकारियों को आम लोगों के भले के लिए हल निकालना चाहिए। दोनों साथ बैठकर डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के मुद्दे पर फैसला करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका को संविधान पीठ भेजना चाहता है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने इसका विरोध किया है। वहीं केंद्र और एलजी ने अध्यादेश को सही ठहराते हुए कहा है कि दिल्ली को प्रशासनिक अराजकता से बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया। दिल्ली सरकार ने एक्साइज और फीडबैक यूनिट संबंधी फाइल कब्जे में ले ली। विजिलेंस अफसरों को हटाने का प्रयास किया। मंत्रियों के अहंकारी असंवेदनशील व्यवहार के कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा। अध्यादेश में देरी से शासन व्यवस्था पंगु हो जाती, देश विश्व स्तर पर शर्मिंदा होता, अधिकारियों के काम करने में बाधा डाली गई। केंद्र ने कहा है कि मानसून सत्र में अध्यादेश को संसद में रखा जाएगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मामले को संविधान पीठ में भेजा जाए या नहीं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी को समझाने की कोशिश की है कि मामलों में मिल बैठकर फैसला करना बेहतर होगा, ना कि हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से एटीएस पूछताछ कर रही है। मोबाइल पर पबजी खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के युवक सचिन से प्यार होने के बाद सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आ गई थी, जिसके बाद उस पर जासूस होने का शक जताया गया। इस मामले की यूपी की एटीएस जांच शुरू हो गई है। एटीएस अज्ञात जगह पर ले जाकर इन दोनों से पूछताछ कर रही है। अहम है कि सीमा के पास से 4 आधार कार्ड बरामद हुए थे। सीमा के पास से 2 सिम भी बरामद हुए। सचिन का टूटा हुआ फोन बरामद हुआ। एटीएस जासूसी एंगल की जांच कर रही है। तो इस मामले में अब सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, बताया जा रहा है। पहला तो ये कि सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई, फिर नेपाल और वहां से भारत के नोएडा कैसे पहुंची। सवाल नंबर 2, पाकिस्तानी सीमा हैदर ने क्या नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने में किसी की मदद ली। फिर सीमा हैदर ने कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर सरहद पर चकमा दिया होगा। फिर एक और सवाल ये भी कि सीमा हैदर के पास से बरामद फर्जी आधार कार्ड उसने कैसे बनवाए। 5वां सवाल है कि पाकिस्तान के अच्छे आर्थिक परिवार की सीमा हैदर ने मजदूरी करने वाले कम पढ़े लिखे सचिन मीणा को क्यों चुना। और अब खबर है राजस्थान से। राजस्थान के कोटा में एक और प्रतियोगी छात्र ने खुदकुशी कर ली है। मृतक छात्र नाबालिग था, उसकी उम्र 17 साल की थी। राजस्थान के ही जालौर जिले का रहने वाला और सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही कोटा में नीट की तैयारी के लिए पहुंचा था। कोटा में इस साल अब तक 16 प्रतियोगी छात्रों ने खुदकुशी की है। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल सबसे ज़्यादा छात्रों की जान गई है। और आपको बता दें, मणिपुर से खबर है। लगातार हिंसा से प्रभावित रहे मणिपुर में अब शांति की कोशिशें हो रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सोमवार को चूड़ाचांदपुर में जनजातीय समूहों की बैठक हुई। अलग अलग जातीय पहचान रखने वाले कई समूहों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। कई स्थानीय आदिवासी विधायक भी अपनी बात रखने पहुंचे थे। नेताओं के अलावा छात्र और नागरिक काफ़ी लोग यहाँ पर समूहों के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के दौरान जेसीबी ड्राइवर और कई दूसरे लोग बाल बाल बच गए। यहाँ एक बड़ा पत्थर अचानक आकर गिर गया और जेसीबी पर, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि किसी का कोई नुकसान वहाँ पर नहीं। पिछले कुछ दिनों से जो राज्य बारिश की बाढ़ झेल रहे हैं उनमें जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इस दौरान वहाँ लैंडस्लाइड के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब यमुना का स्तर कुछ कम हुआ है। इन खबरों के बीच अब कुछ जगहों पर लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। यमुना बाजार, राजघाट, ITO, लाल किले के आसपास अभी पानी भरा हुआ है। प्रभावित परिवारों ने यमुना के ऊपर अलग अलग जगह बने पुल में शरण ली है। सैकड़ों परिवार कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे दिल्ली सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये मदद देने का ऐलान किया है। जिनके दस्तावेज पानी में खराब हो गए हैं उनके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। और दिल्ली की बाढ़ में कुछ बड़े ऐतिहासिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। लाल किले और राजघाट के आसपास पानी निकल गया है, लेकिन गाद और कीचड़ की मोटी परत जमी हुई है। गाद और कीचड़ की सफाई जारी है। राजघाट, लाल किले, किसान घाट, शांतिवन में लगे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। पेड़ों पर मिट्टी और गाद जमी हुई है। इस इलाके की सुंदरता एक तरह से अब गायब हो गई है। सभी जगह धूल और कीचड़ ही नजर आ रहा है। अजमेर में आज हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। अजमेर के भोपोबाड़ा इलाके में करीब 3 फुट पानी भर गया। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से वहां पर ध्वस्त हो गया, क्योंकि लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाके जो वहां पर हैं, पानी के भराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब तस्वीरें आपको असम की दिखा देते हैं। असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहाँ करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 13 जिलों के 371 गांव में बाढ़ का असर है। और इस बीच बाढ़ का पानी अब काजीरंगा नेशनल पार्क में भी घुसने लगा है। अधिकारियों के मुताबिक अगोरा टोली फॉरेस्ट रेंज का 90% हिस्सा पानी में डूब गया है। वहां के जानवर ऊंचे इलाकों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित दूध सागर झरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में सैलानियों का एक समूह उठक बैठक करते हुए देखा जा सकता है। ये लोग नियमों के खिलाफ स्टेशन से पहले ही ट्रेन से उतर गए, झरने तक पहुंच गए, और जिस पर रेल पुलिस ने इन्हें सजा दी है। इसके अलावा ये रेल पटरियों पर चलते हुए झरने तक गए थे। मानसून के मौसम में इस जगह ट्रैकिंग पर रोक लगी है। बावजूद उसके यहाँ काफ़ी लोग नियमों के खिलाफ ट्रैकिंग के लिए पहुंच गए। और गुवाहाटी में असम पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। छापों में बरामद किए गए ये नशीले पदार्थ हैं। करीब 2400 करोड़ के नशीले पदार्थ हैं जिनको नष्ट किया गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं असम से। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।